हाँ भाई, तो आज हम लोग अपने पास एनपीओ आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने एनपीओ में स्टार्ट किया था असेट फंड बेस्ड अकाउंटिंग, और इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था, और एज एक्सपेक्टेड नालायकों से हुआ नहीं है। हाँ, मैं एंट्री पे एंट्री डिस्कस करके तक गया था, तुम्हें सिर्फ रिकॉर्डिंग खोल के चेक करनी थी और कुछ नहीं करना था इसके अंदर। हाँ, 1 या 2 कुछ करके आए हैं शायद, कितना करके आए पता नहीं किया तो मैंने भी। तो जल्दी जल्दी से देख लो, हमने इसमें देखा था 31 मार्च 2014 साल पिछला एंड हुआ था यहाँ पे, और इसके अंदर बिल्डिंग फंड में 10 लाख रुपए पड़े थे। 10 लाख का ब्रेकअप यहाँ पे लिखा हुआ है कि 15% की उन्होंने एफडी कर रखी है 6 लाख रुपए की, और 4 लाख रुपए करंट अकाउंट में रखे हुए थे बैंक बैलेंस। इसका मैंने बताया था इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी, क्योंकि ये पिछले साल पैसा मिला होगा, पिछले साल ही इसको इन्वेस्ट कर दिया होगा। ड्यूरिंग द ईयर 2014 स्कूल कलेक्टेड डोनेशंस टुवर्ड्स बिल्डिंग फंड 5,60,000 एंड ट्रांसफर्ड 40% ऑफ डेवलपमेंट फीस 22,56,500 टू बिल्डिंग फंड। तो 5,60,000 तो डायरेक्टली बिल्डिंग फंड के नाम पे मिले थे, बाकी डेवलपमेंट फीस के नाम पे जो पैसा मिला था उसमें से 40% निकाल लिया। तो उसका 40% कितना आ रहा था? है 9,02,600, 9,02,600। इसका 40% है ये, प्लस 5,60,000 कितना हो गया? 9,02,600 प्लस 5,60,000 कितना हो गया? अरे कैलकुलेटर्स निकालने रखे, गधे जमा कर रखे मैंने। कितना आ रहा है? 9,02,600 प्लस 5,60,000 1,462,600। तो इस अमाउंट की एंट्री लिखो, बैंक डेबिट टू बिल्डिंग फंड। इतने अमाउंट का हमें ग्रांट मिल गया है उसके लिए, तो इसकी एंट्री बैंक डेबिट टू, 2 एंट्री भी कर सकता है, पागल है पर 2 करेगा तो कितना? 14,62,600 ये हमें डोनेशन मिल गया बिल्डिंग फंड के लिए। अगला फिर क्या कह रहा है? कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस 31 मार्च 14 पे 8,25,000 था। कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस हम डिस्कस किया था, ये था बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन जो बन के तैयार हो रखी थी 31 मार्च 14 तक। तो कितने की थी? 8,25,000 रुपए की थी। आगे क्या कह रहा है? फॉर विच कॉन्ट्रैक्टर्स बिल अप टू 75% वॉज पेड ऑन 14 अप्रैल। तो इसमें से 75% हमने 14 अप्रैल 2014 में पे किया। ये हमारा करंट ईयर है, इसकी पेमेंट करी होगी किसको? कॉन्ट्रैक्टर को, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर तो पहले लाइबिलिटी बुक को रखी होगी, उसमें से 75% पे करेंगे। तो 8,25,000 75% कितना आ गया? 618,750। तो क्या करेंगे उसकी एंट्री हम? कॉन्ट्रैक्टर डेबिट टू बैंक। कॉन्ट्रैक्टर को हमने लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर रखा होगा, अब वो लाइबिलिटी हम रीपे कर रहे हैं तो वो लाइबिलिटी डेबिट हो जाएगी। कितना? 618,750। अगला, इसके बाद सवाल ने क्या बोला कि आगे जल्दी जल्दी बस इधर देखते रहो, बस मैं बार बार टाइम लगाऊंगा इस पर। एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग वॉज फिनिश्ड ऑन 31 दिसंबर 14 कॉस्टिंग 7,25,000 फॉर विच कॉन्ट्रैक्टर्स बिल वॉज फुल्ली मेट। तो हमने बिल्डिंग को एक्सटेंड किया, आगे बढ़ाया, उस पर खर्चा हुआ 7,25,000 रुपये का, और हमने ये कॉन्ट्रैक्टर का पैसा पूरा पे कर दिया। ठीक है, अब बिल्डिंग को हम अभी किस नाम से रिकॉर्ड करते हुए चल रहे हैं? कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस के नाम से। तो जो हमने बिल्डिंग में एक्सटेंशन किया है वो उसी नाम से रिकॉर्ड करेंगे। तो तीसरी एंट्री डालो, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टर 7,25,000 से। हमने असेट बना के खड़ा किया,
तो एसेट डेबिट हो गया। कॉन्ट्रैक्टर को पैसा देना है तो उसकी तरफ लायबिलिटी बुक कर ली। अब हमने क्या कहा, कॉन्ट्रैक्टर को ये वाला पैसा पूरा पे कर दिया, तो लायबिलिटी क्यों लिख रखी है, पे ऑफ करो इसको, एंट्री हो जाएगी कॉन्ट्रैक्टर डेबिट टू बैंक। $7,25,000। अगला फिर क्या बोलता है, इट वॉज डिसाइडेड टू ट्रांसफर द कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड बिल्डिंग 15,50,000 टू द कॉरस्पॉन्डिंग असेट अकाउंट। तो इसके बारे में मैंने बताया था, क्योंकि असेट अभी हम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसको अब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से हटा के बिल्डिंग अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो इसकी एंट्री भी मैंने डिस्कस करी थी, इसकी एंट्री होगी बिल्डिंग डेबिट टू कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और बिल्डिंग की टोटल कॉस्ट 15,50,000 डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे सोच के बताओ हमारे पास बिल्डिंग फंड में टोटल पैसा कितना है। बिल्डिंग फंड में टोटल पैसा अभी कितना है, 10 लाख पहले से पड़ा है, प्लस हमने 14,62,600 और डाला, तो 24,62,600 तो यही हो गया। ठीक है, प्लस अभी इसके अंदर हमने ब्याज भी रिसीव करना है, ये जो 6 लाख की एफडी करी है इसके ऊपर 15% का ब्याज भी रिसीव करना है, उसको भी कहाँ डालेंगे हम, बिल्डिंग फंड में। तो बताओ इसकी एंट्री क्या सीखी थी हमने, बैंक टू बिल्डिंग फंड। तो 6 लाख का 15% हो गया 90,000। आगे अब हमने कितना पैसा कैपिटल फंड में ट्रांसफर करना है। याद करो हमने सीखा था कि हमारे पास जब बिल्डिंग बन जाती है तो हम उसमें से कुछ पैसा बिल्डिंग फंड से निकाल के ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल फंड में। कितना अमाउंट डालेंगे, 15,50,000, जितने से हमारी टेंशन खत्म हुई थी उतने से। तो एंट्री कर देंगे उसकी क्या, कैपिटल फंड, बिल्डिंग फंड डेबिट टू कैपिटल फंड। $15,50,000। अच्छा, सवाल ने एक चीज और बोली थी, कह रहा था शो द ट्रायल बैलेंस ऑफ द बिल्डिंग फंड लेजर, तो हमें उसकी ट्रायल बैलेंस भी दिखानी है। ठीक है जी, आओ शुरू करते हैं। ट्रायल बैलेंस हमने चैप्टर पढ़ रखा है अकाउंट्स में, 11th क्लास में भी पढ़ के आ गए थे तुम। ये बताओगे जल्दी से, रिकैप करवाओ मुझे, मैं तो भूल गया। ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे क्या क्या आता है, ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे असेट्स, एक्सपेंसेस, ड्राइंग्स। क्रेडिट साइड पे क्या क्या आता है, लाइबिलिटी, इनका बिल्कुल ऑपोजिट, इनकम और कैपिटल। ठीक है, ये हमने ट्रायल बैलेंस के चैप्टर में पढ़ रखा है सब कुछ। अब आओ हम एक एक करके देखते हैं। डेबिट साइड पे एक तो बिल्डिंग आ जाएगी, असेट है। बिल्डिंग कितने से लिखूं, 15,50,000। फिर और कोई असेट है क्या हमारे पास, और कोई असेट है, नहीं सर और कोई असेट नहीं है ना। बैंक बैलेंस है हमारे पास,
बैंक में पहले कितने पड़े थे? 4 लाख पड़े थे। 6 लाख एफडी में पड़ा था, वो भी हमारे लिए एक असेट है, अभी वो भी लिखना है। 4 लाख बैंक में पहले से पड़े थे। और बैंक में कितने पैसे डाले? 14,62,600। ये बैंक बैलेंस डेबिट हुआ है, बैंक बैलेंस बढ़ा, तो 14,62,600। फिर कहीं और पैसे बढ़े, इंटरेस्ट के 90,000 बढ़े। और कहीं पैसे खर्च हुए, पैसे कहीं खर्च हुए। एक तो ये 618,750 ये खर्च हुआ, और फिर 7,25,000 एक बार और खर्च हुआ। ये सारी कैलकुलेशन जो मैंने यहाँ लिखी है इसको नीचे लिख देना अपने पास बैंक में, तुम बाद में याद रख पाओगे। हाँ, 608850। आगे असेट और कोई है? 15% फिक्स डिपॉजिट 6 लाख। आगे लायबिलिटीज पे एक लायबिलिटी हमारी बिल्डिंग फंड की होगी। बिल्डिंग फंड में 10 लाख तो पहले से पड़े थे, 14,62,600 हमने और ट्रांसफर किया उसके अंदर, 90,000 रुपये का इंटरेस्ट ट्रांसफर किया उसके अंदर, और उसमें से 15,50,000 रुपये हमने निकाल भी लिए। कितना आ रहा है? 10,2600। आगे और कोई लायबिलिटी है या और कोई क्रेडिट साइड पे आइटम आने वाली है? कॉन्ट्रैक्टर का 25% पैसा बच रहा था देना। तो कॉन्ट्रैक्टर था कितना हमारा ओपनिंग पे? 8,25,000। इसमें से सिर्फ 75% ही पे किया, 25% अभी भी रहता है। तो 8,25,000 का 25% निकालो, कितना? 206250। और कुछ आएगा क्या? आप डाल दो, हम कह देंगे आएगा। कैपिटल फंड, जो पैसा हमने बिल्डिंग फंड से निकाल के कैपिटल फंड में डाला, तो कैपिटल तो लायबिलिटी एक तरीके की, लायबिलिटी क्रेडिट साइड पे जाएगी। कितना डालूं यहाँ? 15,50,000। चेक करना क्या ट्रायल बैलेंस की डेबिट क्रेडिट साइड मैच हो रही है हमारी। 15,50 तो कैंसिल हो गया, डेबिट क्रेडिट पे बराबर है ना, इतने से तो कैंसिल हो गया। देख लो ये दोनों बाकी क्या टोटल मैच हो रहा है। पूर्ति क्या थम्स अप कर रही है? कौन सा इंटरेस्ट? तो बैंक में डाल तो दिया, और क्या बिल्डिंग फंड में डाल दिया? कितना आ रहा है टोटल? पूरा टोटल लास्ट के बता दो बस। क्यों? कैपिटल वर्क की प्रोग्रेस बिल्डिंग में ट्रांसफर कर दिया हमने, तो कैपिटल वर्क की प्रोग्रेस खत्म हो गया, बिल्डिंग आ गया। अब करें आगे, चलें भाई चलें। नेक्स्ट अब हम करेंगे अपने पास एक नई अकाउंटिंग। जैसे हमने देखो याद करो पिछली क्लास में लिखा था, एक होता है असेट फंड बेस्ड अकाउंटिंग, वैसे एक और होता है एक्सपेंस फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो हमने सीखा था असेट फंड बेस्ड अकाउंटिंग में क्या है कि एक बंदा एनपीओ को आके डोनेशन देता है, किस काम के लिए? कोई असेट बनाने के लिए, कोई भी असेट होता है। हमने तो बिल्डिंग एग्जाम्पल के तौर पे लिया था, प्लांट और मशीनरी भी हो सकता है, कोई इनटेंजिबल असेट भी हो सकता है, गुडविल बनानी है, कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, कुछ भी बनाने के लिए पैसे दे के गया वो हमें। वैसे ही एनपीओ को कोई आके डोनेशन दे सकता है
कुछ खर्चा करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्कूल है, स्कूल में एक बंदा आ रहा है और क्या कह रहा है कि आप यहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट करवाओ। तो एनपीओ क्या कह रहा है, स्कूल जो है कि सर हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है, हम टूर्नामेंट करा सकते हैं। टूर्नामेंट करने में बहुत पैसा लगता है, एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, फिर दूसरे स्कूल के बच्चों को बुलाना पड़ता है, अपने स्कूल के बच्चों को ट्रेनिंग देनी पड़ती है, इक्विपमेंट खरीदने पड़ते हैं, बहुत कुछ खर्चा होता है, हम नहीं कर सकते। तो जो आके ये बात बता रहा था उसी ने इसका इलाज भी दिया। क्या, पैसे दे के गया वो, और क्या कह रहा है, आप इस पैसे से टूर्नामेंट करवाना। तो वो पैसे देके गया टूर्नामेंट के लिए, उस पैसे को बोलेंगे हम टूर्नामेंट फंड। जैसे बिल्डिंग के लिए देके गया था तो वो बिल्डिंग फंड। तो जैसे हमने एक्सपेंस असेट फंड बेस्ड अकाउंटिंग करी थी, वैसे ही एग्जैक्टली ऑलमोस्ट एज इट इज ही एक्सपेंस फंड बेस्ड अकाउंटिंग भी चलेगी। हमने सीखा था असेट फंड बेस्ड में जब ग्रांट रिसीव होती है तो हम एंट्री क्या करते हैं, बैंक टू असेट फंड। अब अगर वो हमें पैसे देके जा रहा है खर्चा करने के लिए, तो हम असेट फंड की जगह पे लिख देंगे एक्सपेंस फंड। मान लो टूर्नामेंट के लिए देके गया तो टूर्नामेंट फंड, प्राइजेस बांटने के लिए देके गया है तो प्राइज फंड, ठीक है। अच्छा, कुछ रिसर्च करने के लिए देके गया है तो रिसर्च फंड, ठीक है। प्रोविडेंट फंड भी आ सकता है, प्रोविडेंट फंड, नहीं, प्रोविडेंट फंड मत डाल देना। प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉइज को लायबिलिटी होती है जो कंपनी को पे करनी होती है। तो अभी जब फंड फंड देखते रहते हैं ना तो दिमाग में एक चीज बढ़ जाती है, फंड दिखा एक्सपेंस फंड या सेट फंड में से कहीं ठूस दो। नहीं, हमें ध्यान से देखना है कि किस चीज का है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड आ रहा है, एम्प्लॉइज वेलफेयर फंड आ रहा है, वो कोई फंड नहीं है जो कुछ दे के गया है, वो कंपनी एनपीओ खुद अपने एम्प्लॉइज के लिए निकाल के अलग रख रही है, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, ग्रांट रिसीव हो तो एंट्री बैंक डेबिट टू जो भी फंड है उसका नाम लिख देंगे। फिर जब हमने याद करो उसके अंदर सीखा था कि पैसा बिल्डिंग बनाने में तुरंत तो यूज हो नहीं सकता, हमने क्या किया था, उस पैसे को रिलायंस के शेयर्स में डाल दिया था, करेक्ट। हमने एंट्री क्या करी थी, असेट फंड इन्वेस्टमेंट टू बैंक। अब वो पैसा किसके लिए लेके गया था, एक्सपेंस करने के लिए। एक्सपेंस अभी तो नहीं होगा, टूर्नामेंट करने में टाइम लगेगा, बच्चों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, इक्विपमेंट खरीदने पड़ेंगे, फिर एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, सब कुछ करने में टाइम लगेगा। तो उन्होंने पैसे को क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया रिलायंस के शेयर में। तो वो उसकी एंट्री क्या करेंगे, एक्सपेंस फंड इन्वेस्टमेंट डेबिट टू बैंक, यानी कि हम लिख देंगे प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट डेबिट टू बैंक, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट डेबिट टू बैंक, ठीक। फिर जब उस पर ब्याज मिला था, रिलायंस के शेयर पे ब्याज, या ब्याज तो नहीं मिलता शेयर पे, डिविडेंड मिला, तो हमने एंट्री क्या करी थी, बैंक टू असेट फंड। अब क्या करेंगे, बैंक टू एक्सपेंस फंड, ठीक। फिर जब पैसों की जरूरत पड़ी थी तो हमने क्या किया था, वो शेयर्स बेचे थे, बेच के हमें प्रॉफिट या लॉस हुआ था, तो हमने एंट्री करी थी, देखो बैंक डेबिट। जब सीखी थी एंट्री कि जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये एंट्री होती है, खरीदते हैं तब, बेचेंगे तो क्या होगा, ऑपोजिट, बैंक डेबिट टू एक्सपेंस फंड इन्वेस्टमेंट। अब बेचने में प्रॉफिट या लॉस हो सकता है, प्रॉफिट होगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, कहाँ पे, फंड के अंदर, यानी कि एक्सपेंस फंड में, और लॉस हुआ तो डेबिट करेंगे एक्सपेंस फंड के अंदर। तो ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हम एक्सपेंस फंड डेबिट कर देंगे, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो एक्सपेंस फंड क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अब फिर हमने क्या किया था, हमने असेट परचेज किया था। अब यहां पे कोई असेट परचेज कर रहे हैं क्या, नहीं। अब हम यहां क्या कर रहे हैं, खर्चा करेंगे ऑन मेकिंग द एक्सपेंस। जब हम खर्चा करेंगे तब क्या एंट्री करेंगे, हम एंट्री करेंगे एक्सपेंस फंड डेबिट टू बैंक। एक और तरीका है, लंबा तरीका है, बट एक और एंट्री बढ़ जाएगी उससे, क्या, एक्सपेंस डेबिट टू बैंक, और फिर वो एक्सपेंस हम एक्सपेंस फंड में से माइनस करेंगे, तो उसकी एंट्री एक और करनी पड़ेगी, एक्सपेंस फंड डेबिट टू एक्सपेंस। सर हमें तो पल्ले ही नहीं पड़ी, क्या बोल गए, मैं कह रहा हूं ये जो एंट्री मैंने करी, इसकी जगह पे मैं एक एंट्री और कर सकता हूं, क्या,
कि एक्सपेंस किया, मान लो टूर्नामेंट के लिए खर्चा किया, तो मैं एंट्री क्या कर सकता हूं, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस डेबिट टू बैंक, क्योंकि जब खर्चा करते हैं तो खर्चे का नाम लिखते हैं, खर्चा डेबिट टू बैंक। फिर ये खर्चा कहां से राइट ऑफ करेंगे, जो फंड का पैसा पड़ा उसमें से खत्म करेंगे, तो उसकी एक और एंट्री करनी पड़ेगी, टूर्नामेंट फंड डेबिट टू टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। ठीक है, अब देखो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, कट सकता है आपस में, तो बचा क्या, टूर्नामेंट फंड का डेबिट टू बैंक। यही मैंने तुमसे कहा शॉर्ट में करने के लिए कि टूर्नामेंट फंड या एक्सपेंस फंड डेबिट टू बैंक। और जो ये छठी एंट्री होती थी ये इसके अंदर नहीं होगी, कि हम असेट फंड को उठा के डाल देते थे कैपिटल फंड में, यहां पे नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमने कर लिया अपने पास एक्सपेंस फंड बेस्ड अकाउंटिंग। अब इसको नोट कर लो, हेडिंग डाल लो एक्सपेंस फंड बेस्ड अकाउंटिंग, और ये सारी चीज जल्दी जल्दी नोट कर लो। ग्रांट रिसीव फॉर एक्सपेंस, हाँ, फॉर ग्रांट रिसीव्ड फॉर एक्सपेंस। सेकेंड एंट्री सबने नोट कर ली, कोई रह गया सेकेंड एंट्री के लिए? थर्ड एंट्री कर ली सबने? क्या, ओ हाँ, असेट फंड इन्वेस्टमेंट की जगह पे यहाँ पे एक्सपेंस फंड इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। चिपका लिया?
ये लास्ट एंट्री है, 5वीं बस। ठीक है, लिख लिया सबने? अच्छा, नीचे एक छोटा सा नोट लिखो, इफ expenses incurred are more than if expenses incurred are more than the grant received are more than the grant received, then such excess expense is transferred to income and expenditure account, is transferred to income and expenditure account. ठीक है, तो अगर मान लो ऐसा हो जाए कि एक्सपेंस फंड में पैसा पड़ा है मान लो 1 लाख, और जब खर्चा करने आए तो खर्चा हो गया 1,10,000, अपनी जेब से भी 10,000 खर्च हो गया एनपीओ के, तो वो जो 10,000 एक्स्ट्रा खर्चा हुआ वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, आ जाओ एक छोटा सा एग्जांपल नोट कर लेते हैं। बच गया तो फिर उसी फंड में छोड़ देते हैं कि अगर दोबारा टूर्नामेंट कराना तो पड़ा यूज करेंगे, नहीं करना दोबारा टूर्नामेंट तो उसको इनकम एक्सपेंस में इनकम ट्रांसफर कर लेंगे। लिखो एग्जांपल, फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ एन एनपीओ। फॉलोइंग बैलेंस या बैलेंसेस अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ एन एनपीओ। लिखो, दस लाख 20 नीचे लिखो, प्रेजेंट दीज आइटम्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। प्रेजेंट दीज आइटम्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो देखो सवाल ने बोला कि हमारे पास ये बैलेंसेस हैं जो ट्रायल बैलेंस में गिवन है। प्राइस फंड 10 लाख रुपए का पड़ा है, प्राइस फंड का पैसा इन्वेस्ट किया 7 लाख रुपए, उस इन्वेस्टमेंट में ब्याज मिला 20,000 रुपये का, फिर प्राइसेस डिस्ट्रीब्यूट करे हमने 2 लाख रुपए के, और प्राइस फंड बैंक में 1,20,000 रुपये पड़े हैं। वो कह रहा है इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बना के दिखाओ। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एनपीओ कौन से होते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। तीसरा कैश बुक के तौर पर होता है रिसीव पेमेंट्स, एक तरीके का
बट वो हमारे पास अभी के लिए काम में नहीं आएगा। यहाँ पे हमारे को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंचर और बैलेंस शीट में दिखाना है कैसे कैसे दिखेगा। तो आओ पहले हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो इनकम एक्सपेंचर में जाएगा, अदरवाइज जाएगा नहीं। बैलेंस शीट, एनपीओ बैलेंस शीट न्यू फॉर्मेट वाली फॉलो करता है कि ओल्ड फॉर्मेट वाली? एनपीओ ओल्ड फॉर्मेट वाली बैलेंस शीट फॉलो करता है या न्यू? ओल्ड फॉर्मेट। ओल्ड फॉर्मेट ये वाला जो फॉर्मेट होता है, जो कंपनीज का फॉर्मेट है वो नया फॉर्मेट है ना तुम लोगों के लिए, तो हाँ वो कंपनीज का है। एनपीओ को यही फॉलो करना है। हम याद करो कंपनीज एक्ट भी पढ़ रहे हैं साथ साथ। कंपनीज एक्ट में हमने पिछली क्लास से पढ़ा था सेक्शन 8 कंपनी, वो कौन से फॉलो करेगी? वो न्यू वाला करेगी क्योंकि वो कंपनी है। जो कंपनीज एक्ट में फॉर्म की गई है उसको नया फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा, जो कि वो वाला फॉर्मेट है हमारा, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट कह लेते हैं, वर्टिकल फॉर्मेट। ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट हमारा फॉलो हो जाता है एक तरीके का। चलो, तो प्राइस फंड हमारे लिए एक लायबिलिटी है, ये तो पता होगा ना, ये साइड लायबिलिटी है। हमने चैप्टर पढ़ रखा है फाइनल अकाउंट्स। तो प्राइस फंड का बैलेंस कितना है जी? 10 लाख। फिर आ रहा है हमारे पास प्राइस फंड की इन्वेस्टमेंट्स 7 लाख। ये हमारे लिए क्या है? असेट। डाल दो प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट्स 7 लाख। फिर क्या कह रहा है? इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, इन इन्वेस्टमेंट्स पे ब्याज 20,000 रुपये। कहाँ डालें? इनकम एंड एक्सपेंस हो जाएगा। लगाओ इसके कोई कान पे। नालायक, प्राइस फंड के पैसे पे कमाए ना, तो क्या कहेगा वो? मेरे पैसे में ऐड करो, तो ये प्राइस फंड में ऐड होगा। इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड कितना है? 20,000। अगला, प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट किए 2 लाख रुपए। क्या करें? खर्चा है। कहां से? प्राइस फंड से। माइनस करो प्राइजेस अवॉर्डेड। दो लाख। और लास्ट है प्राइस फंड बैंक 1,20,000। कहां डालें? असेट है, बैंक बैलेंस है भाई। प्राइस फंड बैंक 1,20,000, तो 7 लाख 8,20,000, 8,20,000। ये देखो ये मैच हो रहा है। ठीक है। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ, अगर ऐसा हो जाए ये दोनों आइटम ट्रायल के बाहर आ जाए तो क्या होगा? मैं अभी लेके आ रहा हूं, एक मिनट, बस जूम आउट कर दूं। अगर ये देखो ऐसी चीज है जो एग्जाम में आती है, फिर तोते उड़ जाते हैं, कहते तो सर ने कभी बताया नहीं, इसलिए मैं पहले बता रहा हूं। ये इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट और प्राइसेस अवॉर्डेड अगर ट्रायल के बाहर आ जाए तो क्या होगा?
यार ये बीच में घुस रहा है प्राइस का जेडी, निकालते हैं ज़रा इसको, तो वापस चल, साथ में लटकने की आदत होती है। अब अगर ये ऐसा हो जाए तब क्या करोगे? ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो ट्रायल बैलेंस के बाहर है कोई भी चीज, तो हमने सीखा है फाइनल अकाउंट्स वाले चैप्टर में कि उसकी डबल पोस्टिंग होगी। ठीक, तो आओ एक बार इसको करके देखते हैं। मैं एकदम क्लीन कर रहा हूं, नीट एंड क्लीन चिट्टा। तो देखो 10 लाख रुपए तो ये प्राइस फंड का है, ये डाल दिया मैंने बैलेंस शीट में एज लायबिलिटी। प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 7 लाख असेट है, ये मैंने यहां डाल दिया। प्राइस फंड बैंक 1,20,000, ये मैंने यहां डाल दिया। अब क्या करूं? एडजस्टमेंट्स में ये दो आइटम दे रहा है, तो क्या करें? अब इसकी दो पोस्टिंग होंगी, इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। जर्नल एंट्री सोचो, अपना आंसर आ जाएगा दो ट्रीटमेंट के। प्राइस फंड का जो इन्वेस्टमेंट है उस पर जो ब्याज मिलता है, ब्याज की एक एंट्री होती है, उस एंट्री में जो चीज होगी वो यहां होगा। एंट्री क्या होती है? बैंक टू प्राइस फंड, बैंक में डेबिट हो रहा है, मतलब बैंक बैलेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, यानी कि इसके अंदर ऐड होगा, यानी कि ये ट्रायल के अंदर, यहां सॉरी बाहर नहीं आएगा, इसको हम अंदर की साइड लिखेंगे 1,20,000, इसमें ऐड करेंगे इंटरेस्ट 20,000 है ना शायद, और इसके साथ भी ऐड करेंगे इंटरेस्ट 20,000। अच्छा, इसका क्या करेंगे? प्राइसेस डिस्ट्रीब्यूटेड, खर्चा किया हमने, इसकी एंट्री क्या करते हैं? प्राइस फंड टू बैंक, प्राइस फंड में क्या करें? दोनों से माइनस कर देना। वही तो आ गया, नहीं नालायक, 2 लाख से यहां माइनस, ये तो हुआ, यहां पे भी तो कम होगा। हाँ। अब देखो अभी क्या है, 2 लाख डालते ही नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, तो फिगर ऑटोमेटिकली ज्यादा देगा वो। ठीक है, अभी के लिए नेगेटिव हो रहा है, मैंने तो क्या किया, उसी क्वेश्चन को बना के यहां डाल दिया। प्राइस फंड जब अगर ये बाहर होगा ना तो प्राइस फंड बैंक ज्यादा होगा, ये 3,20,000 के आसपास होगा फिर। ठीक है, ऐसे कुछ होगा, तो बस यहां पे भी माइनस करेंगे प्राइजेज अवॉर्डेड 2 लाख का, ये अभी तो नेगेटिव हो रहा है बट ये कुछ भी फिगर होगी हायर अमाउंट और यहां पे फिगर आ जाएगी। ठीक है, चलो जी, तो हमने फंड बेस्ड अकाउंटिंग अपने पास कंप्लीट कर लिया है। ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग 12th क्लास में भी सीख के आए, वैसे कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो अगला आ गया हमारा नेक्स्ट चीज, सब्सक्रिप्शन, जो सबसे ज्यादा दुखी करता है बहुतों को। तो हेडिंग डालो सब लोग अपने पास, सब्सक्रिप्शन। लिखो, एवरी एनपीओ receives subscription from its members which is not a grant but a contribution by the members to the NPO, full stop. These funds do not carry any restriction
these funds do not carry any restrictions and are paid by the members annually. Full stop. Subscription account is prepared as under. Subscription account is prepared as under. तो अब एक सब्सक्रिप्शन खाता बनाते अपने पास हम। आ जाओ। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में जो भी चीजें हैं सारी को कॉपी करना शुरू करो। अच्छा, इनके नीचे ना एक एक लाइन छोड़ देना, अभी मुझे बीच में चीजें फंसवानी है तो एक एक लाइन छोड़ देना नीचे। मैं 2 लाइन छोड़ रहा हूं ताकि तुम्हें नीट एंड क्लीन दिखे, तुम अपने पास एक एक छोड़ सकते हो। मेरा पर्पस तुम्हारे लिए विजिबिलिटी अच्छी रखनी है। करें? चलो, अब मेरा तुम लोगों से छोटा मोटा सा सवाल है, एक नॉर्मल रूल पहले। इनकम अगर आउटस्टैंडिंग है तो वो क्या है हमारे लिए? इनकम आउटस्टैंडिंग है, लायबिलिटी लगा उसके कान पे 2 चीन। बस मैंने जैसे ही बोला आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग तो सर सिर्फ लायबिलिटी होती है। अरे नालायको, सोच तो लो, आउटस्टैंडिंग किसके कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है? इनकम अगर आउटस्टैंडिंग होती है तो हमारे लिए क्या होता है? असेट। इनकम एडवांस में मिल जाए तो क्या बनेगी? लायबिलिटी बनेगी। ठीक है? अच्छा, तुमने असेट अकाउंट बनाया कभी? बनाया? क्या हमने फाउंडेशन में कहीं एसेट अकाउंट बनाया है? कहाँ? डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में बनाया है। मशीनरी अकाउंट बनाते थे, सारे एसेट अकाउंट बनाते थे। तो मुझे सोच के बताना, जब एक असेट का लेजर बनाते हो तुम, तो असेट का जब लेजर बनाएंगे उसमें ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे तो किस साइड पे लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस? डेबिट साइड पे। किस नाम से? बैलेंस ब्रॉट डाउन। और असेट क्लोजिंग बैलेंस कहाँ लिखते हैं हम? क्रेडिट साइड पे बैलेंस कैरिड डाउन। और लायबिलिटी के साथ क्या करते हैं हम? उल्टा कर देते हैं। क्रेडिट साइड पे शुरू होता है हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन और डेबिट साइड पे आता है बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है? अच्छा, मान लो मैं तुमसे एक जर्नल एंट्री कह रहा हूं कि हमें
रेंट रिसीव हुआ है, रेंट रिसीव हुआ है, इसकी जर्नल एंट्री बताओ मुझे, तो क्या होगी? बैंक डेबिट टू रेंट, या रेंट इनकम लिख दूं? ठीक है, ये रेंट इनकम हम कहां ट्रांसफर करते हैं? रेंट इनकम हम कहां ट्रांसफर करते हैं? ईयर एंड पे P&L में। तो उसकी जर्नल एंट्री क्या करते हैं? रेंट इनकम टू P&L, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पर जाएगा ना। रेंट इनकम डेबिट टू P&L। ठीक है, अगर इतना चीजें पता है तो अब हम अपना टॉपिक सब्सक्रिप्शन शुरू कर सकते हैं। तो सब्सक्रिप्शन काफी बच्चे जानते हैं, बट अगर कोई कॉमर्स वाला नहीं है, साइंस वाला है, तो सबके लिए डिस्कस कर रहा हूं सब्सक्रिप्शन होता क्या है। तो सब्सक्रिप्शन क्या है? एक एनपीओ ऐसा तो है नहीं कि हर रोज उसको डोनेशन मिल रही होगी, है, तो अपनी रोजमर्रा की खर्चों को पे करने के लिए उसके पास पैसे कहां से आएंगे? डोनेशन कभी ना कभी तो खत्म होगी, और हर कोई हर डोनेशन को एनजीओ डोनेट भी नहीं करता। बड़े बड़े को तो सब देते हैं, छोटी छोटी जो नई नई फॉर्म हो रही है कोई देता नहीं, भरोसा नहीं होता, फिर कैसे चलाएंगे उस एनपीओ को? तो एनपीओ को जिन्होंने खोला होता है मेंबर्स, वो मेंबर्स सालाना या मंथली, ईयरली, हाफ ईयरली, जैसे उनको ठीक लगता है, वो हर मेंबर उसके अंदर पैसे डालता है, ताकि एनपीओ को चलाने के लिए जो रोज के खर्चे होते हैं वो खर्चे पे किए जा सकें। वो जो हर महीने, हर साल या हर 6-6 महीने, 2-2 महीने पैसे डालते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो वो जो सब्सक्रिप्शन है एनपीओ के लिए एक इनकम है। क्यों? क्योंकि एनपीओ उस इनकम से ही अपने एक्सपेंस करने वाला है। तो जो मेंबर्स से रेगुलरली मिलती रहेगी वो होती है सब्सक्रिप्शन, और क्योंकि रेगुलरली मिलती है तो सब्सक्रिप्शन होती है एक रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट, हाँ, रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट का मतलब है एक ऐसी इनकम, एक ऐसा इनफ्लो ऑफ कैश जो बार बार होता रहता है, फ्रीक्वेंटली होता है, और ये हमारे नॉर्मल बिजनेस में चलता है, ऐसा पैसा आना। ठीक है, बताओ मुझे, असेट फंड का जो पैसा मिलता है क्या बार बार मिलता रहता है? नहीं। क्या हर कोई आके हर साल लो जी बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा लो, लो जी बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा लो? नहीं। कभी कोई आता जो पैसा देके जाता है, तो क्या वो रोज रोज का पैसा है? नहीं। तो उस पैसे को बोलेंगे हम कैपिटल रिसीट, ऐसा पैसा जो कभी कभी मिलता है, और जो पैसा रेगुलरली मिलता रहता है वो है रेवेन्यू रिसीट। अब जैसे मुझे तुमसे फीस रेगुलरली मिलती रहती है, तो वो मेरे लिए क्या है? रेवेन्यू रिसीट, क्योंकि मुझे रेगुलर इंटरवल से फीस आती रहे। बट कुछ पैसा जो मुझे कभी मिलता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने शेयर्स बेच के पैसे कमा लिए, तो क्या मेरा रोज का काम है शेयर्स बेचना? नहीं, मेरा रोज का काम है पढ़ाना। तो जो मुझे रोज के काम से पैसा आता है वो मेरे लिए रेवेन्यू रिसीट है, जो कभी कभी आता है वो है कैपिटल रिसीट। तो एनपीओ को सब्सक्रिप्शन ऑलमोस्ट हर महीने, हर 3 महीने, 6 महीने में मिलती रहती है। तो ये उनके लिए एक रेवेन्यू रिसीट है, यानी कि उनके लिए क्या है? ये एक इनकम है, क्योंकि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ये मिलती ही मिलती है। ठीक है, अब क्योंकि उनके लिए एक इनकम है तो इनकम वाले रूल्स फॉलो होंगे उसके लिए। तो जब सब्सक्रिप्शन मिलेगी तो मुझे बताओगे एंट्री क्या करेंगे? बैंक डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। ठीक है, और ये सब्सक्रिप्शन हम कहां ट्रांसफर करेंगे? P&L में। पर एनपीओ तो P&L बनाता नहीं है, एनपीओ बनाता है अपने पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उनके प्रॉफिट लॉस को बोलते हैं हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो वो इसको ट्रांसफर करने की एंट्री करेंगे सब्सक्रिप्शन डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, अब बैंक की जगह पे हम रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट भी लिख सकते हैं। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट एक तरीके से कह लो कैश और बैंक को मिला के एक अकाउंट बना दिया। जैसे तुमने कैश बुक सीखा हुआ है, कैश में कैश कॉलम बनता है, बैंक कॉलम बनता है। रिसीट्स एंड पेमेंट्स में आप क्या करते हो? कैश और बैंक का अलग कॉलम नहीं बनाते,
कैश और बैंक एक जगह पे लिख देते हैं और सारा आता हुआ पैसा डेबिट हो जाता है, जाता हुआ पैसा सारा क्रेडिट हो जाता है। तो मैं बैंक की जगह पे रिसीव पेमेंट्स भी लिख सकता हूं अपने पास, करेक्ट। अब अगर मैं लेजर बनाऊं सब्सक्रिप्शन का, और ये पहली 2 एंट्रीज पोस्ट करूं, आई यो, अभी जो मैंने 2 एंट्रीज लिखी, अगर मैं इनको पोस्ट करूं तो मैंने एंट्री करी बैंक या रिसीव पेमेंट्स टू सब्सक्रिप्शन। तो मुझे बताओ सब्सक्रिप्शन में क्या करूं, डेबिट करूं या क्रेडिट करूं? इस एंट्री को पोस्ट करना है अभी। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में कहां डालूं, डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे? क्रेडिट साइड पे, क्योंकि सब्सक्रिप्शन क्या कह रहा है, वो कह रहा है मुझे क्रेडिट करो। किसने करवाया मुझे क्रेडिट? बैंक ने, ये रिसीव पेमेंट्स ने। तो सब्सक्रिप्शन की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे हम क्या, या तो बैंक या फिर रिसीट्स एंड पेमेंट्स। अमाउंट कौन सा आएगा, जो हमें रिसीव हुआ है, ठीक है। फिर हमने सब्सक्रिप्शन उठा के इनकम एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर कर दिया। तो सब्सक्रिप्शन में क्या करें, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। क्या डेबिट करें? इनकम एक्सपेंडिचर। तो सब्सक्रिप्शन कह रहा है मुझे डेबिट करो, करो डेबिट। करवाया किसने? इनकम एंड एक्सपेंडिचर ने। तो जिसने करवाया उसका नाम लिखो। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर यहां आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इनकम के रूल्स हमने पढ़े। इनकम अगर आउटस्टैंडिंग है तो क्या बनता है, असेट। असेट का ओपनिंग क्लोजिंग इधर आता है, तो ये इनकम ही तो है। इसका ओपनिंग बैलेंस इधर आया और इसका क्लोजिंग बैलेंस इधर आया। और इनकम अगर एडवांस में मिल गई तो क्या है, लायबिलिटी। लायबिलिटी का ओपनिंग क्लोजिंग इधर शुरू होता है। तो इस तरीके से बनता है हमारा सब्सक्रिप्शन का खाता। इस तरीके से सब्सक्रिप्शन का खाता बन जाता है हमारा। अब ये बैलेंस ब्रॉट डाउन जो ये वाला है, ये बताना किस चीज का है, आउटस्टैंडिंग का। तो ये ओपनिंग बैलेंस है ना। तो मैं क्या कह सकता हूं, ये है आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग। साल के शुरुआत में जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट था वो यहां, तो ये कौन सा होगा, कैरी डाउन जो कौन सा है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन कौन सा वाला है, एडवांस। ओपनिंग बैलेंस है तो क्या कह सकता हूं, एडवांस एट बिगिनिंग। तो ये कौन सा हो गया, एडवांस एट द एंड। बैंक में हमने पैसा लिखा जो हमें कैश रिसीव हुआ। सब्सक्रिप्शन यहां, सॉरी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो यहां है, यहां लिखोगे सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर। सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर। तो जो मैंने तुम्हें लाइंस छुड़वाई थी उनमें ये सब लिख लो। लिख लिया। तुम्हें ये चीज स्कूल में ना 2 अलग अलग फॉर्मूलाज से सिखाई जाती थी। अगर तुमसे कभी कहा जाता था स्कूल में कि निकालो सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर, तो तुम पता है क्या करते थे, तुम ये, मैं कहना चाह रहा हूं क्या कह रहे हैं, तुमसे कहा जा रहा है ये निकालो, ठीक है।
तो तुम पता क्या फॉर्मूला लिखते थे, ये सारी चीजें जो यहां लिखी है ना, ये प्लस और ये दो माइनस। फिर अगर तुमसे कहा जाता था कि ये निकालो, तो उसके लिए क्या करते थे तुम, ये सारी चीजें प्लस और ओपनिंग क्लोजिंग ये वाली दो माइनस, तब जाके ये आता था। ठीक है, अब उसमें क्या है, बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते थे कि यार ये प्लस था या ये माइनस था, उस वाले में क्या था, इस वाले में क्या था, वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो मैं वो कंफ्यूजन क्रिएट करना नहीं चाहता क्लास के अंदर। हम सिर्फ एक ही चीज रखेंगे, ये फॉर्मेट, ये रखो, ऑटोमेटिकली दूसरी चीज बैलेंस शीट फिगर करके अपने आप निकल जाएगी, कोई फॉर्मूला रटना ही नहीं। प्लस कभी कभी ऐसा भी आएगा कि सवाल तुमसे ये दो चीजें निकलवाने को नहीं कहेगा, वो कभी कह देगा ये निकाल दो, कभी कहेगा ये निकाल दो, कभी ये, तो तुम तो रट के बैठे थे एक दो फॉर्मूले, सडनली फॉर्मूला ही बदल गया भैया, चीज ही पलट गई, तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। इससे बेटर क्या है, ये याद रखो, जो भी मिसिंग फिगर होगी वो अपना आप निकल जाएगी। क्लियर है? तो सब्सक्रिप्शन का अकाउंट इस तरीके से बनेगा। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो एक सवाल कर सकते हैं हम। आओ जल्दी से एक सवाल कर लो। लिखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 2014-15 1 लाख, 15-16 50 लाख, 16-17 50,000। बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2015। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1,30,000, एडवांस सब्सक्रिप्शन 45,000। प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ठीक है, अब देखो बैलेंस हमें किस दिन का दिया है, 1 अप्रैल 2015 का दिया है। ठीक है, अब ये हमारा करंट ईयर होना चाहिए फिर 1 अप्रैल 15, यानी कि हमारा करंट ईयर कौन सा होने वाला है, 15-16। एक तरीके से कह सकता हूं ये हमारा करंट ईयर है, तो प्रीवियस ईयर कौन सा होगा 14-15, और नेक्स्ट ईयर कौन सा होगा 16-17। चलो जी, अब बनाओ एक अपने पास सब्सक्रिप्शन का खाता। तो सबसे पहले डालते हैं ओपनिंग बैलेंसेस। कह रहा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1,30,000 है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखूं, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट साइड लिख दो, यहां पे बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,30,000। फिर एडवांस का भी ओपनिंग कह रहा है 45,000। एडवांस का ओपनिंग कहाँ डालूं, क्रेडिट साइड पे, बैलेंस ब्रॉट डाउन 45,000। अगला सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ये दो हमने डाल दिए। अब कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वाला अमाउंट सब्सक्रिप्शन के खाते में कहां डालते थे, चेक करो जल्दी से, फॉर्मेट लिखा हुआ है क्रेडिट साइड पे, किस नाम से, रिसीट्स एंड पेमेंट्स या बैंक। तो ये सारा चीजें रिसीव्ड ही तो हैं, तो हम बैंक या रिसीव पेमेंट्स कुछ भी लिख सकते हो यहां पे। और इसमें ना अलग अलग करके दिखाना चाहो तो दिखा दो।
कि 2014-15 का कितना है, 15-16 का कितना है और 16-17 का कितना है। तो 14-15 का कितना है 1 लाख, इसका है 50 लाख और 50,000 है 16-17 का। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? मैंने सिर्फ चीजों को डाला है यहां पर, कुछ नहीं किया। अब अगर तुम इसको रीड करो तो ये 1,30,000 क्या है, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, मतलब है पिछले साल का पैसा जो नहीं मिला होगा। तो पिछला साल कौन सा था हमारा जी, 14-15। तो 14-15 के कितने मिलने रह गए थे पहले, पिछले साल कितने मिलने रह गए थे 1,30,000, उसमें से इस साल कितने मिल गए 1 लाख, यानी कि अभी भी 30,000 बच रहे हैं। तो डाल दो यहां पे, वो आउटस्टैंडिंग अभी भी है ना एंड ऑफ द ईयर, तो बैलेंस कैरी डाउन में डाल दो 1,30,000 माइनस 1,30,000। ठीक, ये जो पैसा है ये कब का है, नेक्स्ट ईयर का पैसा है जो अभी मिल गया। तो ये क्या है हमारे लिए, एडवांस है। साल के शुरुआत में कि एंड में, एंड में, शुरुआत वाला तो हमने लिख ही दिया। तो क्या करेंगे, इसको यहां डाल दो, बैलेंस कैरी डाउन, ये है एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर जो फ्यूचर ईयर्स के लिए मिला है 50,000। ठीक है, तो अब एक मिसिंग फिगर रह गई हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर की, ये निकाल दो बैलेंसिंग फिगर। कितना आया 50, चेक कर लो सब लोग, यही आ रहा है 50,45,000। तो बस इस तरीके से सब्सिडी बनाएंगे। अभी इसके ऊपर और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, बट आज इतने करेंगे। अभी आज की क्लास में बताओ, किसी को कोई डाउट, कोई चीज़ पूछनी है तो बोलो। नहीं, इजी है। चलो इसको अभी और कंटिन्यू करेंगे सब्सक्रिप्शन आगे। तो आज इतने ही रखते हैं, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। बाय बाय।